जय हिंद। आज 22 मार्च है और आप सभी लोगों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे गैर व्यापारिक संस्था, इंग्लिश में उसको बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका कई नामों से पुकारा जाता है इसको, गैर लाभकारी संस्था, लाभ न कमाने वाली संस्था। आखिर ये होता क्या है? देखिए, कोई भी संस्था जो होता है वो संस्था दो प्रकार की होती है। एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसका उद्देश्य जो होता है सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होता है। आजकल इसका ट्रेड थोड़ा चेंज हुआ है। बहुत सारे ऐसी संस्था है जो सेवा देकर भी लाभ कमाती है। जैसे अभी क्या है कि बहुत सारे मोबाइल कंपनी है जो मोबाइल तो बेचती है, साथ में सर्विस भी देती है। मोबाइल अगर ख़राब हो जाता है तो 1 साल का वारंटी दे देती है। तो सेवा भी दी और प्रॉफिट भी कमाई। तो उसका उद्देश्य होता है सेवा देकर प्रॉफिट कमाना, मतलब वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। हम लोग को यहाँ पढ़ना है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, लाभ न कमाने वाली संस्था। तो ऐसी संस्था जिसकी स्थापना अपने सदस्यों या समाज की सेवा करने के लिए किया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन अर्थात लाभ न कमाने वाली संस्था। इसका उद्देश्य होता है लाभ न कमाना, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है अपने सदस्यों या समाज का सेवा करना, ठीक है। तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो देखिए, कोई भी शैक्षणिक संस्था, जैसे स्कूल हो जाता है, कॉलेज हो जाता है, ठीक है, या आपका यूनिवर्सिटी हो जाती है, इस सब का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है क्या? सेवा करना, न कि प्रॉफिट इसका उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य कतई प्रॉफिट करना नहीं होता है। इसलिए ऐसे संस्था को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। उसके अलावा धार्मिक संस्थाएं, कोई भी धार्मिक संस्थाएं होता है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ठीक है ना, मंदिर हो गई, मस्जिद हो गई, या फिर गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, इस टाइप के जितने भी संस्था वगैरह है जो धार्मिक है, वो भी आपको नॉन प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है, गैर लाभकारी होता है, ठीक है। इसके अलावा खेल की कोई भी संस्था हो गया, जैसे क्लब हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब जितने भी होती हैं सब के सब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है। पेशेवर व्यक्ति का अर्थ ये होता है कि हर व्यक्ति आप पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ काम करता है। तो अगर खुद उसका पेशा हो जाए, जैसे डॉक्टर का पेशा है डॉक्टरी करना, ठीक है, एक प्रोफेसर का पेशा है पढ़ाना, टीचर का पेशा है टीचिंग करना, वकील साहब का पेशा क्या हो गया? वकालत करना। वही अगर डॉक्टर साहब खुद से अगर डॉक्टरी कर रहे हैं तो वो उनका पेशा हो गया। लेकिन वही डॉक्टर साहब किसी दूसरे के अस्पताल में जाकर वर्क कर रहे हैं तो वो उनका पेशा नहीं, वो रोजगार कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमने पेशा की बात किया है, रोजगार का नहीं। रोजगार और पेशा दोनों में अंतर है, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है कि गैर व्यापारिक संस्था द्वारा जो वित्तीय विवरण बनाया जाता है या फाइनेंशियल अकाउंट बनाया जाता है या अंतिम खाता आप बोल सकते हैं जिसको बनाया जाता है, तो उसमें 3 तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं। एक पहला प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। इसको आगम एवं शोधन खाता भी कहा जाता है। आगम एवं शोधन खाता भी इसको कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। इसमें 2 साइड होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट का, मतलब कि एक साइड में रिसिप्ट का होता है और दूसरी साइड में पेमेंट का होता है। इधर में संस्था में जितने भी पैसे आएंगे, चाहे जहां से आ रहा है और जिस साल से भी आ रहा हो, जिस ईयर का हो सकता है वो करेंट ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो क्या करना है कि अगर इस साल आ रहा है तो उसको रिसिप्ट में डाल देंगे और अगर पैसा जा रहा है तो उसमें पेमेंट में डाल देंगे। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ नगद से संबंधित होना चाहिए, उधार का कोई लेन देन इसमें नहीं होगा। नगद, और चाहे वो जिस साल का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, करेंट ईयर का हो, किसी भी साल का हो, उसे कोई मतलब नहीं है, बस होना चाहिए। पैसा आ रहा है तो इधर लिखेंगे, जा रहा है तो इधर लिखेंगे। देखिए, इसका लिखने का जो तरीका है वो पहले शुरुआती जो इसका करते हैं, वो शुरुआत स्टार्टिंग जो करते हैं उसमें टू ओपनिंग कैश या बैंक लिखते हैं, या बहुत सारे बुक में बैलेंस बीडी भी लिखा हुआ रहता है। तो बैलेंस बीडी का मतलब ही वही होता है कि शुरुआत में आपका जो बैंक में अगर पैसा है तो लिखेंगे, कैश में पैसा है तो लिख देंगे, ठीक है, अमाउंट यहाँ निकाल देंगे। इसके अलावा अगर बैंक में पैसा ना हो,
ओवरड्राफ्ट हो जाए। अब ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और डाल देंगे, उसका देख लीजिएगा। ऐसा थोड़ा सा बता देते हैं। ओवरड्राफ्ट जैसे बैंक में हमारा पैसा कम जमा है और ओवर ज़्यादा हम लोग निकाल लिए, तो ये सामान्यतः हम लोगों के अकाउंट से नहीं होता है, ये बिजनेसमैन के अकाउंट से होता है। क्योंकि बिजनेसमैन ना लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक उनको ना छूट देती है कि आपके कम पैसे भी जमा हैं तो आप ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो वैसी स्थिति में इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक में हमारा पैसा जमा नहीं है, ओवरड्राफ्ट है, तो बाई तरफ लिख देंगे, क्योंकि ठीक है। उसके अलावा इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट भी लिखा जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में जैसे आता है आपको सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ठीक है, एंट्रेंस फी, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे न्यूज़पेपर। अगर हम लोग न्यूज़पेपर होते हैं ना जो पढ़कर और हम लोग क्या करते हैं कि बेच देते हैं, यूज़ करते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल लेते हैं हम लोग, उसको यूज़ कर लेते हैं और फिर बेच देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आ जाता है, रेंट ऑफ हॉल, एक हॉल बना दिए, शादी विवाह में उसको रेंट पर दे दिए, उससे भी पैसा आ रहा है। तो हर हाल में पैसा आना चाहिए, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट है, उसके बदले में ना हम लोग कुछ दे रहे हैं ना उससे ले रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो हम लोग उसको रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू पेमेंट बोलेंगे। रेवेन्यू पेमेंट में क्या होता है, जैसे सैलरी तो दे दिए, कुछ दिखाई देने वाला है नहीं चीज़, ठीक है। रेंट हो गया, ठीक है ना, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, टैक्स हो गया, ठीक है ना, इंश्योरेंस हो गया, ऑडिट फी हो गया। अब ये सब क्या होता है, इसका आप डिटेल्स में इसका भी एक वीडियो बना देंगे, आप लोग डिटेल में समझा देंगे आप लोगों को। आप लोग घबराइएगा नहीं कि सब क्या होता है कि नहीं। आगे देखिए, उसके अलावा रिसिप्ट वाले में जो है ये कैपिटल रिसिप्ट भी रहता है। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, तो ऐसा पेमेंट जो कैपिटलाइज्ड हो, जैसे डोनेशन। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज हो गए, यहाँ भी डोनेशन है, यहाँ भी डोनेशन है, ठीक है। तो घबराना नहीं है। देखिए अगर जनरल डोनेशन होगा तो आप लोग यहाँ डाल दीजिएगा जनरल डोनेशन, ठीक है, वो आपको रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। लेकिन यही डोनेशन के शब्द के आगे लग जाए अगर स्पेशल, तो स्पेशल शब्द जैसे ही लग जाए तो उसको आप लोग कैपिटल रिसिप्ट मान लीजिएगा, ठीक है। या प्रश्न में कभी कभी क्या होगा कि अगर हल्का फल्का अगर रकम होगा तो उसको आप जनरल में डाल लीजिएगा, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट में डाल लीजिएगा, है कि नहीं। अगर भारी भरकम वर्ड ये रहेगा अगर रकम, तो आप डोनेशन कैपिटल में डाल दीजिएगा। या आपको प्रश्न के नीचे नोट में ये दे दिया रहेगा, इस पर कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इतना दिमाग रखिए सब हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ आती हैं, ठीक है। लीगेसी हो जाता है, सेल ऑफ एसेट्स हो जाता है, इसके अलावा भी कुछ और आइटम्स आते हैं इसमें। इधर आइए कैपिटल पेमेंट में। कैपिटल पेमेंट में क्या होता है, तो कैपिटल पेमेंट में परचेज ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट्स जब हम खरीदते हैं तो पैसा क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं ना। यानी कैश क्या हुआ, पेमेंट में अगर हम एसेट्स खरीदेंगे तो पैसा तो जाएगा ही, तो पैसा जा रहा है तो इधर लिख देंगे। अब किस चीज़ में जा रहा है तो लिख देंगे एसेट्स खरीदने में। एसेट में बहुत सारे एसेट्स होता है, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ETC बहुत सारे होते हैं। अगर ये सब खरीद रहे हैं तो हम पेमेंट कर रहे हैं, अर्थात इधर लिख देंगे, ठीक है ना। उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट जो है वो भी मान लेते हैं हम कहीं पे फिक्स कर दिए, पैसा डिपॉजिट कर दिए वहाँ पे, ठीक है। या फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम कहीं इन्वेस्टमेंट को खरीद लिए तो इन्वेस्टमेंट किए तो पैसा हमारे हाथ से जाएगा ना, और उसी इन्वेस्टमेंट को जब हम सेल करेंगे तो पैसा आएगा। जब सेल कर देंगे ना इन्वेस्टमेंट को तो पैसा आएगा तो इधर डाल देंगे, पैसा जाएगा तो इधर डाल देंगे, ठीक है। उसी प्रकार हर चीज़ में यहाँ पे देखेंगे कि पैसा आ रहा है अगर तो इधर डालेंगे और जा रहा है तो इधर डालेंगे। इसका दूसरा खाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हिंदी में इसको बोलते हैं आय व्यय खाता, ठीक है ना। पहला तो हम लोग पढ़े थे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में क्या था कि जो नगद, सिर्फ नगद लेन देन होता था, इसमें क्या है कि नगद और उधार दोनों होगा, लेकिन उसमें क्या था कि किसी भी साल से रिलेटेड था। नगद आया तो लिख देंगे, नगद गया तो लिख देंगे। लेकिन इसमें क्या था, एक निश्चित ईयर का था, एक साल या जो भी फाइनेंशियल ईयर होता था उसी ईयर से रिलेटेड बातों को इसमें लिखेंगे, चाहे वो उधार हो या नगद हो। अगर पिछले साल का होगा तो घटा देंगे, अगले साल का होगा तो भी घटा देंगे, सिर्फ इसी साल का ही लिखेंगे। अगर इस साल का बकाया रह गया होगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। इस साल किसी को हम एडवांस दे दिए होंगे तो उसको घटा देंगे। तो आइए देखते हैं इसमें, इसका जो है इसमें भी दो पक्ष होते हैं,
DR और पक्ष CR। ठीक है, इसका जो हेडिंग होता है वो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, और जो भी संस्था का नाम है डाल देंगे, एज ऑन या फिर एज द ईयर एंडिंग करके लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें होता है टू ऑल रेवेन्यू पेमेंट, जितने भी हम लोग खर्च करते हैं, जितने भी पेमेंट करते हैं, क्योंकि संस्था है और कोई भी संस्था हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो या नॉन ट्रेडिंग हो, सब में कुछ ना कुछ खर्च होता है और कुछ ना कुछ इनकम आता है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ अगर खर्च होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे DR साइड में और 2 लगा देंगे। ठीक है, अगर उसका कुछ आमदनी आ रहा है तो उसको हम 22 साइड में यानी CR पक्ष में लिखेंगे ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है ना, ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट इनकम के साइड में लिख देंगे, ऑल रेवेन्यू पेमेंट हम लोग एक्सपेंडिचर के साइड में लिखेंगे। याद रखेंगे ऊपर में पहले इनकम दिए हैं, लेकिन लिखने के क्रम में यहाँ पे हम लोग पहले एक्सपेंडिचर देंगे, बाद में इनकम देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ इसी साल से रिलेटेड हर बातों को, हर आइटम को हम लोग लिखेंगे। दूसरे साल है, चाहे वो आगे का साल हो या पीछे का साल हो, नेक्स्ट ईयर, इस सबको हटा देंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग सैलरी लिखते हैं, सैलरी में क्या होगा कि सैलरी 10,000 रुपया दिए। ठीक है, और साल के अंत में हम लोगों को पता चला कि 5,000 का सैलरी जो है, ठीक है, पता चला कि 5,000 का सैलरी अभी बाकी रह गया, तो बाकी रह गया तो आज न कल तो देना है, इसी साल का है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पे सैलरी लिख के यहाँ टू सैलरी लिख देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग दिस ईयर। ठीक है, यहाँ पे लिख के पैसा बाहर निकाल देंगे। मान लेते हैं कि अगर प्रीपेड रहा, प्रीपेड का मतलब होता है पहले पेड और बाद में काम, मतलब कि साल के अंत में हम 10,000 का प्रीपेड कर दिए, सैलरी पेड कर दिए, मतलब काम हुआ नहीं है और उसको हम एडवांस सैलरी दे दिए, एडवांस भी कह सकते हैं उसको, एडवांस सैलरी दे दिए। तो जब एडवांस देंगे तो वो तो इस साल का रिलेटेड होगा नहीं, वो तो अगले साल उसका काम होना है, तो उसको हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, अगले साल का होगा तो लेस कर देंगे, हो गया। उसी प्रकार इधर मान लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन हुआ, आइटम तो बहुत प्रकार होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं उससे ले लेते हैं, सब्सक्रिप्शन हुआ, तो सब्सक्रिप्शन हम लोगों के लिए आमदनी होता है। अगर साल के अंत में पता चले कि आउटस्टैंडिंग रह गया, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, ये आपको प्रश्न के सबसे नीचे में दिया हुआ होता है अदर इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, समायोजनाएं भी बोलते हैं, एडजस्टमेंट भी बोला जाता है उसको। तो सब्सक्रिप्शन है, और सब्सक्रिप्शन का जो है ना, इस साल के अंत में पता चला कि 5,000 का सब्सक्रिप्शन और बकाया है, अभी देना बाकी है, तो वो तो इसी साल से रिलेटेड है, आज न कल तो वो आएगा ही, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। और पता चला कि कोई व्यक्ति जो है ना सब्सक्रिप्शन इस साल का नहीं, इसी साल दे दिया और अगले साल का है, मतलब उसको इस साल दे रहा था 5,000, दे दिया 10,000, पता चला कि एडवांस में दे दिया, तो वो तो इस साल से कहा है नहीं, उस तो अगले साल का है, तो अगले साल का है तो उसको हम लोग लेस कर देंगे। अब सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन का एक अलग से हम वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में ये तो हो गया आपको क्लोजिंग दोनों हो गया, ओपनिंग भी मिलेगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, तो उसके लिए एक अलग हम वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल देंगे। ये हो गई, ये सब के सब उठ के कहाँ से आया है, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन में से, दो जगह से इसको हम लोग लेके आए हैं। याद रखिएगा, जितने भी अदर इन्फॉर्मेशन में जो सूचनाएं दी रहती है उसका लेखा 2 बार किया जाता है। तो एक बार तो यहाँ हम लोग कर लिए हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, एडवांस हो, इस सब का, लेकिन इसी चीज़ का फिर से लेखा हम लोग एक जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में या तो कोई आइटम ऐसा है जो एसेट्स में जाता है और कोई आइटम ऐसा है जो लायबिलिटीज़ में जाता है। ठीक है, धन्यवाद।